पुराना हवेली पहाड़ी की चोटी पर अकेला खड़ा था। चांद की रोशनी में यह एक फीरवनी परछाई जैसा दिखता था। इसकी खिड़कियां अंधेरी और खाली, किसी पहरेदार राक्षस की आंखों की तरह थीं। लोग हवेली के किस्से कहानियां सुनाते थे, इसे श्रापित भूतियां कहते थे। वे कहते थे कि जो भी अंदर जाने की हिम्मत करता है वह कभी बाहर नहीं आता। विक्रम ने ये कहानियां सुनी थीं, लेकिन उसने उन पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। वह विज्ञान और तर्क का आदमी था। भूत प्रेत और राक्षस अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं थे। फिर भी हवेली के बारे में कुछ उसे अपनी ओर खींचता था, एक चुनौती जिसका वह विरोध नहीं कर सका। एक रात सितारों से भरे आकाश के नीचे विक्रम ने अपने संदेहों का सामना करने का फैसला किया। सिर्फ एक टॉर्च और अपने संदेह के साथ वह हवेली के पास पहुंचा। उसके चारों ओर एक ठंडी हवा चल रही थी, जो उसके कोट के ताल को भूतिया हाथों की तरह फड़फड़ा रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और जंग लगे लोहे के गेट को धक्का दिया। उसके कब्जे विरोध में कराह रहे थे। विक्रम हवेली तक जाने वाले उगे हुए रास्ते पर कदम रखा। हर कदम बजरी पर कुरकुरे। रात के सन्नाटे में आवाज बढ़ गई। हवा और ठंडी हो गई, सड़ांध और नम मिट्टी की गंध से भारी। उसने अपनी रीढ़ की हड्डी से एक सिहरन दौड़ती हुई महसूस की, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। वह सामने वाले दरवाजे पर पहुंचा। उसकी लकड़ी फटी और छिल रही थी। एक और गहरी सांस लेते हुए उसने अपनी मुट्ठी उठाई और दस्तक दी। सन्नाटे में आवाज गूंज उठी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजे के हैंडल को घुमाने की कोशिश की। उसके आश्चर्य के लिए यह मुड़ गया। ताला लंबे समय से जंग खा रहा था। विक्रम ने दरवाजे को अंदर की ओर धकेला। यह एक धीमी आवाज के साथ खुला, मानो किसी लंबी नींद से परेशान हो। प्रवेश कक्ष अंधेरा और धूल भरा था। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। विक्रम ने अपनी टॉर्च जलाई। उसकी किरण अंधेरे से कट रही थी। कमरा बहुत कम सुसज्जित था, जिसमें फर्नीचर के कुछ टुकड़े धूल भरी सफेद चादरों में लिपटे हुए थे। वह हवेली में आगे चला गया। उसके कदम लकड़ी के फर्श पर गूंज रहे थे। हर आवाज बढ़ी हुई लग रही थी, हर परछाई एक छिपी हुई आकृति। वह एक भव्य सीढ़ी पर पहुंचा। उसकी रेलिंग धूल की मोटी परत से ढकी हुई थी। जैसे ही उसने उस पर हाथ रखा, वह महसूस कर सका था कि पुरानी लकड़ी की ठंडक उसकी हड्डियों में समा रही है। वह चढ़ने लगा। हर कदम के साथ क्रैक और कराह की एक सिम्फनी थी। सीढ़ियों के ऊपर पहुंचकर विक्रम ने खुद को एक लंबे संकरे दालान में पाया, जो बंद दरवाजों से घिरा हुआ था। यहां की हवा और भी ठंडी, भारी लग रही थी। वह अपनी ही सांसों की आवाज सुन सकता था, उथली और तेज। वह धीरे धीरे दालान से नीचे चला गया। उसकी टॉर्च की किरण बंद दरवाजों पर नाच रही थी। जैसे ही विक्रम दालान के अंत में पहुंचा, उसने उसे सुना। एक हल्की फुसफुसाहट, बमुश्किल श्रव्य, बिल्कुल अंत में कमरे से आती हुई प्रतीत हुई। वह जम गया। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो गया। उसने गौर से सुना, लेकिन आवाज दोबारा नहीं आई। एक गहरी सांस लेते हुए उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ पुराने घर से हवा चल रही है। वह धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचा। उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। जैसे ही वह घुंडी तक पहुंचा, यह छूने में ठंडा था। उसकी रीढ़ की हड्डी से एक ठंडक भेज रहा था। उसने धीरे से घुंडी घुमाई। दरवाजा एक धीमी आवाज के साथ खुल गया। कमरा अंधेरा था। उसकी टॉर्च की किरण से ही रोशनी आ रही थी। वह अंदर कदम रखा। उसकी आंखें धीरे धीरे अंधेरे में समायोजित हो रही थीं। कमरा एक स्टडी रूम था, जिसमें एक बड़ा डेस्क और दीवारों पर बुक शेल्फ थे। जैसे ही विक्रम की आंखें अंधेरे में समायोजित हुईं, उसने कुछ अजीब देखा। डेस्क के पीछे कुर्सी पर एक आकृति बैठी थी। यह झुकी हुई थी। उसका चेहरा उसके हाथों में छिपा हुआ था। विक्रम का दिल उसके गले में आ गया। वह एक कदम पीछे हट गया। उसकी टॉर्च की किरण कांप रही थी। हेलो, उसने पुकारा। उसकी आवाज कांप रही थी। आकृति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह डेस्क पर ही गिरा रहा। इसकी खामोशी किसी भी चीख से ज्यादा भयानक थी। धीरे धीरे सावधानी से विक्रम आकृति के पास पहुंचा। उसने अपनी सांस रोक रखी थी, इस डर से कि उसे क्या मिल सकता है। जैसे ही वह करीब आया, वह देख सका कि वह व्यक्ति पुराने जमाने का सूट पहने हुए था। यह इतना स्थिर था, इतना बेजान।
विक्रम ने कांपते हुए हाथ से आकृति के कंधे को सहलाया। उसके स्पर्श से आकृति फर्श पर ढेर हो गई। खुद को एक कुर्सी पर लिपटे कपड़ों के ढेर से ज्यादा कुछ नहीं दिखा। विक्रम पर राहत की लहर दौड़ गई। उसके बाद खुद पर गुस्से की लहर दौड़ गई कि वह इतनी आसानी से डर गया। उसने कपड़ों को और करीब से देखा। वे पुराने थे, एक भारी सामग्री से बने थे जिसे वह पहचान नहीं पाया। जैसे ही उसने जैकेट उठाई, उसने कुछ अजीब देखा। कॉलर के नीचे एक छोटा, लगभग अदृश्य कुंडी छिपा हुआ था। उत्सुकतावश उसने उसे खोल दिया। उसके आश्चर्य के लिए इसने एक छिपी हुई जेब का खुलासा किया। जेब के अंदर उसे एक छोटी चमड़े से बनी पत्रिका मिली। उसने इसे सावधानी से खोला। उसकी उंगलियां भंगुर पन्नों पर ब्रश कर रही थीं। पत्रिका फीकी स्याही से भरी हुई थी। लिखावट सुंदर और बहती हुई थी। विक्रम पढ़ने लगा। पत्रिका एडवर्ड नाम के एक व्यक्ति की थी जो एक सदी पहले हवेली में रहता था। एडवर्ड ने हवेली में अपने जीवन, अपनी होपों, अपने सपनों और अपने डर के बारे में लिखा था। उसने उस अजीब बीमारी के बारे में लिखा जिसने उसे जकड़ लिया था, जिसके कारण उसे ज्वलंत मतिभ्रम और भयानक बुरे सपने आते थे। जैसे जैसे विक्रम आगे बढ़ता गया, उसे समझ में आने लगा कि एडवर्ड के लक्षण किसी भूतिया घर के नहीं, बल्कि एक चिकित्सीय स्थिति के थे। जिन भूतों और फुसफुसाहट ने एडवर्ड को प्रेतबाधित किया था, वे उसकी अपनी बीमारी के कारण उसके दिमाग की उपज से ज्यादा कुछ नहीं थे। एडवर्ड के लेखन डर और निराशा से भरे हुए थे, लेकिन आशा की एक किरण के साथ भी। वह इस विश्वास पर कायम रहा कि उसे एक दिन अपनी बीमारी का इलाज मिल जाएगा। उसने अपनी पत्रिका छिपाने के बारे में लिखा था, इस उम्मीद में कि एक दिन यह मिल जाएगी और उसकी कहानी बताई जाएगी। विक्रम ने पत्रिका बंद कर दी। उसका दिमाग दौड़ रहा था। इतने सालों तक हवेली में भूतों का नहीं, बल्कि एक अनकही कहानी का, एक रहस्य का साया था। असली डर अलौकिक में नहीं, बल्कि डर और बीमारी के मानवीय एक्सपीरियंस में था। उसने हवेली छोड़ दी। सुबह की रोशनी उगे हुए लॉन में लंबी परछाई डाल रही थी। पहाड़ी पर बना घर अब खतरनाक नहीं लग रहा था, बल्कि उदास लग रहा था। एक दुखद अतीत का प्रमाण। वह जानता था कि उसे क्या करना है। विक्रम यह सुनिश्चित करेगा कि एडवर्ड की कहानी बताई जाए। वह स्थानीय ऐतिहासिक सोसाइटी को पत्रिका दान कर देगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि एडवर्ड का एक्सपीरियंस एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि कभी-कभी सबसे बड़ा डर वह होता है जो हम अपने दिमाग में पैदा करते हैं। वह अलौकिक के प्रमाण की तलाश में हवेली में गया था, लेकिन मानवीय धारणा की शक्ति और सीमाओं की एक नई समझ के साथ बाहर आया था।